100 वर्षों के कंप्लीट होने जा रहे हैं संघ को। इस 100 वर्षों को किस तरह से आप देखते हैं? संघ प्रारंभ में एक स्थापित हुआ तो यह 3 दौर से गुजरा है। पहला दौर इसका जो है स्थापना काल था। उस समय संघ की बहुत कठिनाई से संघ की शाखाएं स्थापित होना, संघ का विचार जाना, ये बहुत कठिनाई से हुआ। फिर उसके बाद में जैसे ही संघ प्रकाश में आया तो लोगों ने प्रारंभ में इसकी उपेक्षा की, अवहेलना की, इसका विरोध भी इसको झेलना पड़ा। ये दूसरा काल था। तीसरे काल में लेकिन संघ अनवरत काम करता रहा। संघ ने अपने विकास कार्यों के माध्यम से, अपने सेवा कार्यों के माध्यम से समाज में जब अपनी जगह बनाई, समाज को जब विश्वास आया तो उस समय हमें हमारा विश्वास होने लगा। ये तीसरा काल है। 1925 में डॉक्टर साहब ने जो संघ के संस्थापक थे, उन्होंने जब संघ की स्थापना की थी और अब 100 वर्ष का संघ हो गया है, कितना बदलाव, कितना परिवर्तन उस समय के संघ और आज के संघ में क्या? हाँ, परिवर्तन नहीं बल्कि संघ का विस्तार हुआ है। और आज संघ जो है वो एक छोटी शाखा से 1925 में प्रारंभ होकर के आज हमारा कार्य मंडल तक आ गया है। वनवासी कल्याण परिषद हो या विद्या भारती हो या अन्य संगठन सेवा भारती हो, इन संगठनों ने संघ कार्य को किस तरह से मजबूत किया है? संघ समाज में जैसे जैसे कार्यों की आवश्यकता महसूस, संघ ने उसी प्रकार से काम किया। संघ ने महसूस किया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो रोजगार नहीं है, कुछ ऐसे लोगों के पास में जिनकी हमको सेवा करनी चाहिए, तो ऐसे हमारे संगठन जैसे सेवा भारती जैसे संगठन को खड़ा किया। वनवासी क्षेत्रों में हमारे वनवासी बंधुओं के पास में बहुत सारा अभाव है, शिक्षा नहीं है, तो एकल विद्यालयों को प्रारंभ करने की आवश्यकता अनुभव हुई। इसलिए संघ ने एकल विद्यालय और चिकित्सा के माध्यम से, चिकित्सा सेवा के माध्यम से वहां पर एक कार्य प्रारंभ किया। तो जैसे जैसे समाज में आवश्यकता होती गई वैसे वैसे सेवा कार्य और इन प्रकार के संगठनों की स्थापना होती चली। संघ प्रचार प्रसार कम करता है क्योंकि आई हैव सीन सेवरल टाइम इन कोरोना ऑल्सो कि कोरोना के अंदर भी हमने देखा कि संघ के स्वयंसेवक लगे थे। चाहे आपातकाल की बात हो, चाहे जब 1947 में विभाजन हुआ था उस समय की बात हो, तमाम ऐसी जगह जहाँ पर संघ खड़ा रहता है, अग्रिम पंक्ति में संघ के स्वयंसेवक खड़े रहते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार से बड़ा दूर रहते हैं। इसका कारण क्या? आप तो खुद प्रचार विभाग से जुड़े हुए हैं। संघ केवल काम करता है। वो संघ का स्वयंसेवक जो है वो अपनी प्रसिद्धि को नहीं, वो काम की प्रसिद्धि चाहता है। धौलपुर क्षेत्र में मैं प्रवास पर ही था, तो वहाँ पर वो बाढ़ आई। बाढ़ में स्वयंसेवक इस प्रकार से जुट गए तो उनको ये पता नहीं था कि कोई प्रचार होगा या प्रसार होगा। उनको प्रचार प्रसार की कतई कोई आवश्यकता नहीं थी, न ही उन्होंने ध्यान दिया, ना ही फोटो खिंचवाई। अब मीडिया ने, कोई मीडिया के बंधु थे तो उन्होंने कुछ खींच लिया तो वो एक अलग बात है। कार्य को वो प्राथमिकता देता है और साथ में इस कार्य के माध्यम से हमारा विचार का प्रचार हो, इस दृष्टि से स्वयंसेवक काम करता है। इसलिए वो ज्यादा इस लफड़े में नहीं पड़ता है। राजस्थान में सामाजिक समरसता के लिए संघ क्या क्या कर रहा है और अब तक क्या क्या किया है, कितना परिवर्तन है? देखिए, डॉक्टर जी ने जब संघ की स्थापना की तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की जाति का भाव नहीं। झुंझुनू में ही एक ऐसा कार्यक्रम हुआ है जिसमें वाल्मीकि समाज की जो है बहनों को अपनी शादी में बुला करके एक परिवार ने जो है उनको अपने हाथ से भोजन कराया है। भोजन कराने के बाद में उनको कहा कि आप अब जा कहाँ रहे हो, आप भोजन भी तो परोसोगे ना, हम लोग भोजन करेंगे। तो उनके आंखों में आंसू आ गए कि हमारे ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे उदाहरण हैं जो संघ के स्वयंसेवकों द्वारा, संघ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस प्रकार के उदाहरण रखे जाते हैं। नई पीढ़ी के लिए संघ का क्या संदेश है, क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि नई पीढ़ी को पंच परिवर्तन से जुड़ना चाहिए, उनमें संस्कार लाना है, देशभक्ति लानी है, तो उनको शाखा में अवश्य भेजना चाहिए। नमस्कार, भारत रफ्तार की खास सीरीज में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन जो 100 वर्ष कंप्लीट कर चुका है, पूरे कर चुका है, उसको लेकर हम खास सीरीज चला रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख महावीर कुमावत, जो कि पूर्व में सेवानिवृत्त है, सरकारी अधिकारी थे और उच्च शिक्षा विभाग में प्रोफेसर रहे कॉमर्स के। महावीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। महावीर जी, पहला सवाल मेरा ये है जी कि 100 वर्षों के कंप्लीट होने जा रहे हैं संघ को, इस 100 वर्षों को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, संघ की 100 वर्ष की एक बड़ी विकास यात्रा है। संघ प्रारंभ में एक स्थापित हुआ तो यह 3 दौर से गुजरा है। पहला दौर इसका जो है स्थापना काल था। उस समय संघ की बहुत कठिनाई से संघ की शाखाएं स्थापित होना, संघ का विचार जाना, ये बहुत कठिनाई से हुआ।
फिर उसके बाद में जैसे ही संघ प्रकाश में आया तो लोगों ने प्रारंभ में इसकी उपेक्षा की, अवहेलना की, इसका विरोध भी, इसको झेलना पड़ा। ये दूसरा काल था। तीसरे काल में लेकिन संघ अनवरत काम करता रहा और तीसरे काल में जब आया तो संघ ने अपने विकास कार्यों के माध्यम से, अपने सेवा कार्यों के माध्यम से समाज में जब अपनी जगह बनाई, समाज को जब विश्वास आया तो उस समय हमें हमारा विश्वास होने लगा। ये तीसरा काल हुआ। उसके बाद में संघ ने सेवा कार्यों के माध्यम से, समाज के संगठन के माध्यम से अभी संघ की जो स्वीकार्यता है समाज में वो बढ़ गई है। हमारा चौथा काल चल रहा है। तो ये हम चौथे दौर में हम चल रहे हैं। अब संघ को लगभग समाज में एक स्वीकारोक्ति मिल गई है और संघ आगे बढ़ रहा है। 1925 में डॉक्टर साहब ने, जो संघ के संस्थापक थे, उन्होंने जब संघ की स्थापना की थी और अब 100 वर्ष का संघ हो गया है, कितना बदलाव, कितना परिवर्तन उस समय के संघ और आज के संघ में क्या? हाँ, परिवर्तन नहीं बल्कि संघ का विस्तार हुआ है। इसको परिवर्तन नहीं कहें बल्कि संघ का विस्तार हुआ है। प्रारंभ में देखिए, जब कोई भी पौधा लगाते हैं तो छोटा होता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो बड़ा होता है। तो संघ इसी प्रगति से चला है और आज संघ जो है वो एक छोटी शाखा से 1925 में प्रारंभ होकर के आज हमारा कार्य मंडल तक आ गया है। मंडल का अर्थ यह है कि 4-5 गांवों का एक समूह जिसको हमने मंडल कहा है, वहां तक हमारा संघ का काम है। वनवासी कल्याण परिषद हो या विद्या भारती हो या अन्य संगठन सेवा भारती हो, इन संगठनों ने संघ कार्य को किस तरह से मजबूत किया है? देखिए, क्या भूमिका है? हाँ, जितेश जी, क्या है कि संघ समाज में जैसे जैसे कार्यों की आवश्यकता महसूस हुई, संघ ने उसी प्रकार से काम किया। यानी संघ समाज का संगठन है और इसलिए जैसे ही समाज में सेवा कार्यों की आवश्यकता हुई, संघ ने महसूस किया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो रोजगार नहीं है, कुछ ऐसे लोगों के पास में जिनकी हमको सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे हमारे संगठन जैसे सेवा भारती जैसे संगठन को खड़ा किया और उस आज सेवा भारती जो है हमारे पूरे भारत में कोई हजारों प्रकल्प चलाती है। और वो प्रकल्प किस प्रकार के हैं? वो चिकित्सा से संबंधित भी हैं, रोजगार से संबंधित भी हैं, ज्ञान और विज्ञान के संबंध में भी हैं, अनेक प्रकार के, यानी विविधता लिए हुए ऐसे सेवा कार्य सेवा भारती चलाती है। फिर आवश्यकता महसूस हुई, समाज की आवश्यकता महसूस हुई कि समाज में एक संस्कारित शिक्षा होनी चाहिए। आपको पता ही है कि शिक्षा किसी भी समाज का आधार होती है और जब तक संस्कारित शिक्षा नहीं होती है तो आगे की हमारी युवा पीढ़ी या जो पीढ़ी है वो राष्ट्र और समाज के काम के हिसाब से ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती है। इसलिए संस्कारित शिक्षा की दृष्टि विद्या भारती की स्थापना हुई और विद्या भारती ने ऐसे विद्यालय खोले जहां पर संस्कारित शिक्षा है। आज भी विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ बालक यदि वो IAS भी बन गया है तो भी वो अपने मूल संस्कार को नहीं भूलता है। वो आज भी चरण स्पर्श करेगा, आपका अभिवादन करेगा, उसका रहन सहन, उसका बोलचाल है ना हमारी संस्कृति के अनुकूल होता है। इसलिए विद्या भारती का। ऐसे ही जब देखा कि वनवासी क्षेत्रों में हमारे वनवासी बंधुओं के पास में बहुत सारा अभाव है, शिक्षा नहीं है, तो एकल विद्यालयों को प्रारंभ करने की आवश्यकता अनुभव हुई। वहाँ पर चिकित्सा की आवश्यकता महसूस हुई और फिर दूसरा एक और ध्यान में आया जितेश जी कि उन भोले भाले निवासियों को ये जो मिशनरियाँ थी वो भला करके और उनकी अपनी मुख्य धारा से हटाने लग गई। इसलिए संघ ने एकल विद्यालय और चिकित्सा के माध्यम से, चिकित्सा सेवा के माध्यम से वहां पर एक कार्य प्रारंभ किया। तो जैसे जैसे समाज में आवश्यकता होती गई वैसे वैसे सेवा कार्य और इन प्रकार के संगठनों की स्थापना होती चली। आपने इतने सारे कार्य अभी बता दिए हमारे पॉडकास्ट में, लेकिन बड़ी जो है संघ प्रचार प्रसार कम करता है, क्योंकि आई हैव सीन सेवरल टाइम इन कोरोना ऑल्सो कि कोरोना के अंदर भी हमने देखा कि संघ के स्वयंसेवक लगे थे। चाहे आपातकाल की बात हो, चाहे जब 1947 में बंटवारा मतलब विभाजन हुआ था उस समय की बात हो, तमाम ऐसी जगह जहाँ पर संघ खड़ा रहता है, अग्रिम पंक्ति में संघ के स्वयंसेवक खड़े रहते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार से बड़ा दूर रहते हैं। इसका कारण क्या? आप तो खुद प्रचार विभाग से जुड़े हुए हैं, आपको प्रचार की जिम्मेदारी है। देखिए, ये वैसे तो मेरा पहला ही पॉडकास्ट है। मैं कभी मीडिया के सामने इस प्रकार का साक्षात्कार वगैरह कभी मैंने दिया भी नहीं, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। संघ केवल काम करता है। वो संघ का स्वयंसेवक जो है वो अपनी प्रसिद्धि को नहीं, वो काम की प्रसिद्धि चाहता है। जैसे ही उसने काम देखा तो तुरंत उसमें जुट जाता है। अब आपने देखा होगा कि कई सारी दुर्घटनाएं होती हैं। अभी पिछले दिनों आपके इसी
धौलपुर क्षेत्र में मैं प्रवास पर ही था, तो वहाँ पर वो बाढ़ आई। बाढ़ में स्वयंसेवक इस प्रकार से जुट गए, तो उनको ये पता नहीं था कि कोई प्रचार होगा या प्रसार होगा। उनको प्रचार प्रसार की कतई कोई आवश्यकता नहीं थी, न ही उन्होंने ध्यान दिया, ना ही फोटो खिंचवाई। अब मीडिया ने, कोई मीडिया के बंधु थे तो उन्होंने कुछ खींच लिया, तो वो एक अलग बात है। बाकी वो इस बात में विश्वास नहीं करता कि हमारा प्रचार प्रसार हो, बल्कि हमारे समाज के में सेवा का कार्य हो, कार्य को वो प्राथमिकता देता है, और साथ में इस कार्य के माध्यम से हमारा विचार का प्रचार हो, इस दृष्टि से स्वयंसेवक काम करता है। इसलिए वो ज्यादा इस लफड़े में नहीं पड़ता है। मीडिया से इतनी दूरी क्यों? मतलब नहीं, दूरी नहीं है, मीडिया हमारा मित्र है। मीडिया से हम बिल्कुल साहचर्य बना करके चलते हैं। जहां आवश्यकता होती है हम मीडिया को कहते हैं कि ये हमारी ये चीज है, हमारी ये विज्ञप्ति है, या हमारे जैसे वरिष्ठ अधिकारी आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे इस प्रकार का कार्यक्रम रहने वाला है। तो जो प्रमुख कार्यक्रम होते हैं जिनको समाज की आवश्यकता होती है, उस दृष्टि हम मीडिया के सामने रहते हैं, उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम चलते हैं। मीडिया को हम दूर नहीं रखते, मीडिया हमारा मित्र है। अभी सोशल मीडिया का युग है महावीर जी, तो किस तरह से आप प्रचार प्रसार करते, क्या उसको लेकर भी कोई रणनीति बनाई गई है? क्योंकि डिजिटल का दौर है। देखिए, सोशल मीडिया में हमारा एक प्रचार का कार्यालय है, और उस प्रचार कार्यालय को हम विश्व संवाद केंद्र बोलते हैं। हमारा जो विश्व संवाद केंद्र जो है वो 4 प्लेटफॉर्म पर काम करता है, जो सोशल मीडिया के ही प्लेटफॉर्म है। उसमें फेसबुक भी है, उसमें ट्विटर भी है, उसमें यूट्यूब भी है, उसमें इंस्टाग्राम भी है। इन 4 प्लेटफॉर्म पर हम काम करते हैं। तो ये सोशल मीडिया पर तो हमारी जो राष्ट्र और समाज को प्रभावित करने वाली, समाज का प्रबोधन करने वाली, या संघ के विचार का प्रचार करने वाली जो पोस्ट होती हैं, जो कंटेंट होता है, वो हम इन सब सोशल मीडिया पर हम प्रयोग करते हैं, और उसका डिसमिनेशन भी हम करते हैं। महावीर जी, एज एन क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख के रूप में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मतलब आपको क्या लगता है कि ये बड़ी चुनौती है? देखिए, चुनौतियां तो बहुत हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि चुनौती का अर्थ ये है कि हम ये चाहते हैं कि अभी संघ का जो विचार है वो विचार प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाए। ये मेरे लिए एक चुनौती है। और वो कैसे पहुंचे? क्योंकि संघ में जो प्रचार विभाग बना वो संघ के कार्य का प्रचार नहीं करता या संघ का प्रचार नहीं करता, बल्कि संघ के विचार का प्रचार करता है। इसलिए ये विचार का जो प्रचार, ये विचार प्रत्येक व्यक्ति में चला जाए। जिस दिन ये प्रत्येक व्यक्ति में विचार चला जाएगा तो हम इस राष्ट्र को परम वैभव पर हम देख सकेंगे। यही मेरे लिए एक चुनौती है कि ये कैसे हमारा विचार प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। ये मेरे लिए एक चुनौती है। ये भी चुनौती नहीं है? कई बार आप प्रेस नोट देते हो साधारण सा, उसमें कोई नमक मिर्ची लगा के पत्रकार छाप देता है, तो ये तो आपके लिए चुनौती होगी। देखिए, इन चीज़ों को तो खैर कोई बात नहीं, हम उसको संशोधन करने के लिए आग्रह करते हैं और उनको कहते हैं भाई देखो, ये हमने जो, इसीलिए हम प्रेस नोट पहले देते हैं। हमारा जो मीडिया भाई है या मीडिया के हमारे मित्र बंधु लोग हैं, उनको हम उसकी कार्यक्रम की योजना रचना और उसकी प्रारंभिक विज्ञप्ति उनको देते हैं, ताकि कोई विषय से इधर उधर भटकना नहीं हो। फिर जब कार्यक्रम संपन्न हो जाता तो उसके लिए भी हम विज्ञप्ति, तथ्यात्मक विज्ञप्ति, जो सत्य विज्ञप्ति है, जो वहां हुआ है वही छपे, इस नाते हम विज्ञप्ति भी उनको बना करके देते हैं। तो और लगभग मैं सोचता हूँ जहां तक होता है लगभग वही छपता है। वो मीडिया में हमारा मीडिया पूरा सहयोग करता है, इसलिए मीडिया में तो हमको कहीं कोई ऐसी शिकायत वाली बात नहीं है। कहीं हो सकता है कहीं किसी एक आधा अखबार में कोई ऐसा हो गया होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। संघ का प्रचार विभाग है जिसके आप क्षेत्र के प्रमुख हैं, तो राजस्थान के प्रमुख हैं, क्योंकि हमारे दर्शक नहीं समझ पाएंगे, मैं बता देता हूँ। क्षेत्र का प्रमुख नहीं, राजस्थान के प्रमुख हैं। तो वो कैसे काम करता है, स्वयंसेवक कैसे उसमें आप स्वयंसेवक काम करते हैं और मतलब सेवा देते हैं, और साथ ही अन्य सामाजिक संगठनों से कैसे आपका प्रचार विभाग भिन्न है? देखिए जितेश जी, प्रचार विभाग 1994 में बना। इससे पहले प्रचार विभाग की आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी। उसके बाद में प्रचार विभाग के एक कार्य आयाम की दृष्टि, यानी हमारे जो संघ में है वो 6 आयाम होते हैं, इसलिए कार्य विभाग के रूप में 1994 में इसको स्वीकार किया गया। उसके बाद से अखिल भारतीय स्तर पर से लेकर के और शाखा तक हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर है, जिसको संरचना कहते हैं। बताइए। अखिल भारतीय स्तर पर तो हमारे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, सह प्रचार प्रमुख ये होती है, और अखिल भारतीय प्रचार टोली होती है। वो हमारी नीति निर्धारण करने का काम करती है, यानी वो जो हमको संघ का कैसे विचार बनता है, इस प्रकार के सारे जो नीतिगत काम होते हैं, कंटेंट, हाँ, वो सारा अखिल भारतीय स्तर पर होता है।
उसके बाद में हमारे प्रांत होते हैं, उसके बाद में हमारा क्षेत्र होता है। तो भारत संघ की दृष्टि से भारत को, हमारे देश को 11 कार्य विभागों में बांट रखा है। 11 क्षेत्रों में 11 क्षेत्रों में है। ये 11 जो क्षेत्र हैं उनमें से एक क्षेत्र राजस्थान भी है। तो उसमें एक क्षेत्र प्रचार प्रमुख, सह प्रचार प्रमुख होता है। कहीं सह प्रचार प्रमुख होता है, कहीं नहीं होता है, जैसे ही उपलब्धता के हिसाब से और आवश्यकता के हिसाब से बनाते हैं। हमारे राजस्थान में अभी केवल क्षेत्र प्रचार प्रमुख ही है जो मेरे पास में ये काम है। उसके बाद में जो प्रांत होते हैं वो हमारी दूसरे, इससे नीचे की इकाई हमारी प्रांत होती है। प्रांत पर प्रांत प्रचार प्रमुख, और प्रांत प्रचार प्रमुख के साथ में प्रांत की प्रचार टोली होती है। वो प्रचार टोली और वो कार्य रूप में हमारे प्रांतों के लिए क्या क्या काम होने हैं, वो कौन सा काम करना है, किस प्रकार से करना है, उसकी रीति नीति क्या होगी, किस प्रकार से करेंगे, ये सारा वो प्रांत की प्रचार टोली और प्रांत के प्रचार प्रमुख और सह प्रचार प्रमुख मिल करके तय करते हैं। उससे नीचे की इकाई हमारी विभाग होती है। विभाग पर विभाग प्रचार प्रमुख होता है, सह प्रचार प्रमुख होता है। और फिर उसके नीचे हमारी जिला इकाई है जो हमारी कार्यकारी इकाई मानी जाती है, जो जिसमें जिला प्रचार प्रमुख और जिला प्रचार टोली ये मिलकर के फिर उस काम को जो है कार्य रूप में परिणित करते हैं। फिर उसके बाद में एक नीचे की इकाई और होती है जिसे हम खंड कहते हैं, जिसको हमारे राजस्थान में पहले तहसील कहा जाता था, अब आजकल उसका नाम खंड हो गया। खंड प्रचार प्रमुख होता है और खंड प्रचार प्रमुख के पास में 3, 4, 5 कार्यकर्ता जुड़े होते हैं जो अलग अलग कार्य करने के लिए होते हैं। और फिर नीचे की, सबसे नीचे की जो इकाई होती है हमारी, वो शाखा होती है। शाखा पर भी एक हमारा प्रचार कार्यकर्ता होता है। अच्छा, हाँ, वो जो है वो हमारा एक बेसिक कार्यकर्ता होता है जो उस बस्ती में या उस शाखा क्षेत्र में प्रचार विभाग की दृष्टि से काम करता है। तो क्या काम करता है शाखा का प्रचार प्रमुख? शाखा में वो, जैसे हम जो मीडिया में समाचार पढ़ते हैं, समाचार आते हैं, राष्ट्र और समाज को प्रभावित करने वाले जो समाचार होते हैं, उन समाचारों को स्वयंसेवकों को शाखा की अवधि में लास्ट के जो 15 मिनट होते हैं जिसमें बैठना होता है, तो वो उस समाचार समीक्षा प्रस्तुत करता है। उस बस्ती में जो प्रचार विभाग की दृष्टि से साहित्य का काम होता है, हमारा साहित्य भी एक आयाम होता है, तो मैं भी आयाम के बारे में बात करूंगा। आयाम होता है तो उसमें जो साहित्य का वितरण होता है, विक्रय होता है, उसको भी वो अपनी शाखा क्षेत्र में करता है। वो भी अपनी टोली बना सकता है, यानी अपने साथ में केवल अकेला काम करेगा ऐसा नहीं है। वो अपने साथ में 2 स्वयंसेवकों को, 4 स्वयंसेवकों को साथ ले सकता है और इस प्रकार के जो उसके कार्य हैं उनको अंजाम देता है। तो जिससे हमारी शाखा तक हमारा जो विचार है वो शाखा तक जाए और समाज में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाए, वो हमारा एक आधार काम होता है। प्रचार विभाग में आपने बताया आयाम अलग। हाँ, और प्रचार विभाग जो है वो उसके 9 आयाम हैं। उन 9 आयामों में एक आयाम तो है जो प्रांत स्तर का ही है, जिसमें हम 4 भाग मानते हैं। एक जैसे जिसमें एक तो हमारा कार्यालय है, ये हमारा प्रांत का कार्यालय होता है। फिर एक हमारा स्तंभ लेखक होता है, जैसे हम अपने विचार के किसी विषय पर हम लेख लिखवाते हैं, हमारे विचार की दृष्टि से लेख लिखवाते हैं, आपके मीडिया में उसको देते हैं, ब्लॉग लिखवाते हैं, ऐसे उनका एक आयाम ये होता है। एक, क्योंकि आज आप जानते हो कि जो फिल्म जो इंडस्ट्री है, इसने हमारे देश में बहुत बड़ा नैरेटिव सेट किया है और हिंदुत्व के नाते कई सारे ऐसे विषय आए हैं जिनमें फिल्म इंडस्ट्री से हम संतुष्ट नहीं थे। तो इसलिए फिल्म आयाम भी बनाया, जो राष्ट्रवादी फिल्में, राष्ट्र का नैरेटिव सेट करने वाली फिल्में, शॉर्ट फिल्में और जो अच्छी फिल्में हैं जो हमारे समाज को प्रभावित करती हैं या समाज को हमारे जो हमारा हिंदुत्व का जो विषय है उसको प्रमोट करती हैं, ऐसी फिल्मों को हम उसमें प्रमोट करते हैं और उनका स्क्रीनिंग करना, ऐसे जो फिल्म बनाने फिल्म मेकर हैं उनको बनाना। ऐसी हमारी एक सोसाइटी बनी हुई है जिसको अरावली मोशंस के नाम से राजस्थानी स्तर की ये सोसाइटी बनी हुई है। अभी उसमें कुछ जो हमारे कार्यकर्ता फिल्म बनाने का भी काम कर रहे हैं, जो शॉर्ट फिल्में होंगी जो हमारे नैरेटिव के अनुसार होंगी। और ये तो हुए हमारे प्रांत स्तर के आयाम। अब क्या है कि हमारा जिला जो इकाई है, उस जिला इकाई पर भी हम 5 आयामों पर काम करते हैं, जिसमें वास्तव में समाज के साथ में काम करना होता है। जिसमें एक आयाम तो है हमारा जो जागरण करना है, तो इसलिए हम एक जागरण पत्रिका निकालते हैं। वो जागरण पत्रिका हमारे यहाँ पाथेकण के नाम से राजस्थान में निकलती है। तीनों प्रांतों में एक ही जागरण पत्रिका होती है। जहाँ संघ का काम नहीं होता है, जहाँ शाखा हम नहीं लगा पाए या शाखा स्थापित नहीं करे, उस स्थान पर हम लोगों में एक वैचारिक भाव उत्पन्न करने के लिए उसकी सदस्यता करते हैं। वो पत्रिका हम वहाँ पहुँचाते हैं। ऐसे ही वैचारिक दृष्टि से ही हमारा एक
जो है वो साप्ताहिक पत्रिका है, जिसको पांचजन्य ऑर्गेनाइजर कहते हैं, वो एक वैचारिक पत्रिका है। विचार की दृष्टि से प्रबल कैसे हो, उसमें किस प्रकार का जो है सामग्री आती है, वो समाज के सामने पहुंचे, प्रबुद्ध नागरिकों के सामने पहुंचे, जो युवा हैं उनके सामने पहुंचे, ऐसा एक साप्ताहिक पत्रिका का आयाम होता है। तीसरा आयाम हमारा साहित्य का होता है, अच्छा सद साहित्य समाज में जाए। हम जानते हैं, देखिए आप जीते जी, आपने देखा होगा कि बच्चे आज किस प्रकार की पढ़ने की आदत नहीं है उनकी। आजकल जो है सोशल मीडिया पर ही वो कई सारी जो है देखते रहते हैं, इसलिए उनको पढ़ने की आदत बने तो छोटी छोटी कहानियाँ, बाल सुलभ कहानियाँ, इस प्रकार की सद साहित्य हम तैयार करवाते हैं और उस सद साहित्य को समाज में समय समय पर हम विभिन्न अवसरों पर वितरण करते हैं। और चौथा जो आयाम होता है वो हमारा आपका अपना आयाम है, यानी पत्रकार संपर्क, जिसको मीडिया संवाद कहते हैं। कि मीडिया से आप, जैसे अपन कई बार समझ आता है कि मीडिया से दूरी, हम मीडिया से दूरी नहीं रखते। ये मीडिया हमारा एक आयाम है प्रचार विभाग का, जिससे हम उनसे तालमेल बना करके चलते हैं, उनसे बैठते हैं, संवाद करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, मिलते हैं और उनको हम अपनी जो विशेष बात होती है या कोई बात होती है वो भी बताते हैं। तो इसलिए ये हमारा जो कार्यकर्ता होता है वो एक तय होता है, वो मीडिया से संवाद करता है और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मीडिया के जो पत्रकार बंधु हैं या मीडिया के कार्यकर्मी लोग हैं उनसे वो संपर्क करवाता है। और एक सोशल मीडिया है जो बड़ा आजकल हम आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, तो उसमें हम उन चारों प्लेटफॉर्म पर हम सोशल मीडिया की दृष्टि से हम काम करते हैं। तो प्रचार विभाग इस प्रकार से इन जिला स्तर पर इन 5 आयामों के माध्यम से समाज में ये विचार का प्रचार करता है। अभी पंच परिवर्तन की बात हो रही है, सामाजिक समरसता की बात भी हो रही है। राजस्थान में बहुत सी जगह वो पुराने समय में ऐसी न्यूज़ आती थी कि सामाजिक समरसता का अभाव है। राजस्थान में सामाजिक समरसता के लिए संघ क्या क्या कर रहा है और अब तक क्या क्या किया है, कितना परिवर्तन आया? देखिए, राजस्थान ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि संघ पूरे भारत में है। ये जो सामाजिक समरसता का विषय डॉक्टर जी ने जब संघ की स्थापना की थी उसी समय स्थापित कर दिया था। कैसे, उसमें तीन बातें मैं आपसे निवेदन करूंगा। एक बात तो यह है कि डॉक्टर जी ने जब संघ की स्थापना की तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की जाति का भाव नहीं रखा, यानी जाति शब्द को उन्होंने काम में ही नहीं लिया। जो भी स्वयंसेवक है वो अपने मुख्य नाम से बोला जाता है, पुकारा जाता है और उसको ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि तुम किस जाति हो। इसलिए संघ में कोई भी स्वयंसेवक किसी भी स्वयंसेवक की जाति नहीं पूछता है और जब वो समाज से भी मिलता है तो भी वो उसका स्वभाव होता है कि वो उसकी जाति नहीं पूछता है। तो इसलिए संघ के स्वयंसेवकों में सबसे पहले डॉक्टर जी ने ये अपने काल से ही इस सामाजिक समरसता को स्थापित कर दिया था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि समाज में जाति व्यवस्था है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि समाज संचालन के लिए बनी होगी, लेकिन देखने ध्यान में आया कि जाति व्यवस्था के कारण से हमारे यहाँ बहुत सारी सामाजिक बुराइयां उत्पन्न हो गई, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसलिए संघ ने सामाजिक सद्भाव बैठकें प्रारंभ की। जाति बिरादरी के जो प्रमुख हैं उनको एक साथ एक मंच पर ला करके, वो खंड स्तर पर होती हैं हमारी, यानी जिसको तहसील बोलते हैं ना, उस तहसील स्तर पर हम उन जाति विराज के लोगों को बुला करके आपस में उनका सामंजस्य बढ़ाते हैं। हम एक दूसरे के विरोधी नहीं, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। आपस में कैसे समन्वय कर सकते हैं, साथ में हम मिलकर के इस राष्ट्र और समाज के लिए क्या काम कर सकते हैं, किस प्रकार से काम कर सकते हैं ताकि हमारा समन्वय बना रहे। तो इससे क्या होता है कि जाति का सद्भाव बैठता है, सद्भाव बनता है, आपस में भाव, मैत्री भाव बनता है, भाईचारा भाव बनता है। तो इसलिए धीरे धीरे ये मैं सोचता हूं कि ये स्थिति आएगी तो निश्चित रूप से सामाजिक समरसता। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ वंचित समाज है, उन वंचित समाजों के पास में संघ का कार्यकर्ता जाता है और उनके पास बैठता है, उनमें साहचर्य बनाता है, वो उनको घर बुलाता है। अभी आपको ध्यान होगा कि अभी झुंझुनू में ही एक ऐसा कार्यक्रम हुआ है जिसमें वाल्मीकि समाज की जो है बहनों को अपनी शादी में बुला करके एक परिवार ने जो है उनको अपने हाथ से भोजन कराया है। भोजन कराने के बाद में उनको कहा कि आप अब जा कहाँ रहे हो, आप भोजन भी तो परोसोगे ना, हम लोग भोजन करेंगे। तो उनके आंखों में आंसू आ गए कि हमारे ऐसा भी हो सकता है क्या।
तो ऐसे बहुत सारे हमारे उदाहरण हैं जो संघ के स्वयंसेवकों द्वारा, संघ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस प्रकार के उदाहरण रखे जाते हैं और संघ का स्वयंसेवकों को यह आग्रह भी किया जाता है। बहुत सारे अवसर होते हैं, जैसे हम समाज का प्रत्येक वर्ग जैसे दुर्गा पूजा में नवरात्रि करता है, तो संघ आग्रह करता है कि जो हमारे जो है सेवा बस्ती की जो बहनें होती हैं, उन बहनों का कन्या पूजन जो है उनका कराया जाए। और कन्या पूजन का कार्यक्रम इस प्रकार से होता है कि वो सब, उनमें कोई ऐसा नहीं पूछा था किस जाति की बहनें हैं किस जाति की नहीं है, लेकिन विशेष रूप से उस वंचित समाज की बहनों को बुला करके उनका चरण स्पर्श किया जाता है। तो ये जो काम है ये निश्चित रूप से सामाजिक समरसता के लिए संघ करता है। महावीर जी, कई बार मैंने देखा है कि एक विचार विशेष से संपर्क रखने वाले पत्रकार संघ की समय समय पर आलोचना भी करते हैं। संघ उसको किस दृष्टि से देखता है? देखिए आलोचना करना तो एक बड़ी अच्छी बात है उनकी। मैं तो अच्छी बात इसलिए कहता हूं कि निंदक नियरे राखिए जामे कुटी समाए, आंगन कुटी समाए, ये अटल जी की कविता है। यदि वो आलोचना करते हैं तो हमको उससे ज्यादा पीड़ा नहीं होती है। हमको अपने आप में, हम ये अपना मूल्यांकन करते हैं उस आलोचना से कि हम, यदि ये वास्तविक आलोचना है या इसमें कोई त्रुटि है तो हम उसको सुधार करने का हमको अवसर मिलता है। और दूसरा यह है कि यदि वो आलोचना असत्य है तो समाज ही उसको हटा देता है, अपास्त कर देता है उसको, क्योंकि हमारा काम जो है वो सत्य पर आधारित है। इसलिए संघ सत्य का आधार लेकर के हिमालय से हम खड़े हैं, इसलिए हम सत्य के आधार पर चलते हैं। इसलिए आलोचना करने से कोई बात नहीं है, वो उनका कर्म है, वो उनका धर्म है, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। क्योंकि आज जो समाज के अंदर जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, वो वैचारिक लड़ाई शाखा पे नहीं रह के सोशल मीडिया पे ज़्यादा हो गई है। इसको लेकर आपका क्या प्लान है? मतलब क्योंकि बिकॉज शाखा पे तो अलग तरह की मतलब चुनौतियां हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर और नैरेटिव जिसे कहते हैं, तो नैरेटिव के लिए आप लोग क्या काम करते हैं? देखिए नैरेटिव के लिए क्या है कि हमारा जो प्रमुख आधार है वो हमारी शाखा ही है। जब शाखा पर हमारा स्वयंसेवक संस्कारित होकर के दृढ़ता प्राप्त कर लेता है, वो शाखा से ही प्राप्त करता है। तो इसलिए उन ऐसे छोटे इस प्रकार के जो असत्य नैरेटिव हैं, मनगढ़ंत नैरेटिव हैं, विपरीत नैरेटिव, उनका बहुत ज्यादा उन पर तो प्रभाव नहीं होता। अब बची समाज की बात, तो समाज में जो नैरेटिव पॉजिटिव है उसको हम पॉजिटिव करने का प्रयास करते हैं और इसलिए हम कार्य पर विश्वास करते हैं। कोई कितना ही नैरेटिव स्थापित करे, गलत कितना भी, कोई भी कैसा भी करे, लेकिन हम कार्य पर आधारित है। इसलिए हम जब काम करेंगे तो नैरेटिव अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारा कार्य ही हमारा बोलेगा। कार्य यदि हम नहीं करेंगे, केवल बातों से हम काम चलाएंगे, ऐसा उसमें फिर नैरेटिव साफ नहीं होगा। इसलिए हम काम करेंगे और काम करके ही हम अपने नैरेटिव को सेट करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। अभी 100 वर्ष का वो चल रहा है, संघ के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। आप उसको लेकर प्रचार विभाग की क्या योजना है? मतलब क्या प्लानिंग है? मतलब कैसे आप स्तंभ लेखन छपवाएंगे? कैसे समाज के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता है? देखिए अलग से कोई योजना नहीं है, प्रचार विभाग भी संघ का ही कार्य विभाग है। संघ की योजना के अनुसार हम संघ की योजना के अनुसार चलते हैं। इसलिए जिस प्रकार का कार्य होता है, जैसे हमको अभी गृह संपर्क चल रहा है, गृह संपर्क चल रहा है, तो गृह संपर्क में हमको क्या चाहिए, ये हमको क्या साहित्य चाहिए, क्या चीज हम उस गृह स्वामी के साथ में पास में हम लेके जाएंगे, इसका हमने जो है वो एक मतलब साहित्य तैयार करते हैं। ऐसे हमने एक छोटी सी पुस्तिका तैयार करी और तैयार करके उसमें 3 विषय हमने रखे हैं कि संघ की विकास यात्रा संक्षिप्त में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि संघ की विकास यात्रा ये है। जब वो गृह स्वामी या घर के व्यक्ति उसको पढ़ेंगे तो संघ के बारे में, उसकी विकास यात्रा के बारे में जानेंगे। दूसरे भाग में उसी पुस्तक में हमने देश के सामने आने वाली चुनौतियों को भी रखा है। कुछ चुनौतियां हैं, जैसे हमारे यहाँ अभी क्या कहते हैं उसको, आंतरिक सुरक्षा की चुनौती है। अभी हमारे यहाँ जो है जनसंख्या असंतुलन की चुनौती हमारे सामने, अनेक समस्याएं हैं समाज देश के सामने। उन चुनौतियों का संक्षिप्त रूप हमने उसमें रखा है। और तीसरा, इन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे, यानी समाज परिवर्तन होगा तब ये चुनौतियां हमारे सामने दूर होंगी। इसलिए समाज का परिवर्तन कैसे करेंगे, इसलिए हमने अपना मिशन लिया पंच परिवर्तन से समाज परिवर्तन, और इसलिए उस पुस्तिका में हमने इन पंच परिवर्तन का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार एक पुस्तिका तैयार करें। प्रारंभिक पृष्ठभूमि रखने के लिए संक्षिप्त में हमने एक करपत्रक तैयार किया
जिससे कि एक व्यक्ति पुस्तक तो बहुत देर में पढ़ेंगे, वो मतलब 60-65 पेज की पुस्तक है, तो उस पुस्तक को वो जल्दी नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए एक करपत्रक भी हमने तैयार किया। वो करपत्रक पढ़ करके वो अपना देख सकता है कि संघ की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या रणनीति है, किस प्रकार संघ चाहता है। इस प्रकार का साहित्य हम तैयार करते हैं। तो संघ, तो प्रचार विभाग जो है वो जैसी योजना बनती है उस योजना को कार्य रूप में लागू करने के लिए उतना ही काम करता है। बाकी शेष विभाग भी उसी प्रकार से संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक काम करता है इसके लिए। ऐसे ही हमारे जो है और अन्य कार्यक्रम जैसे जैसे आएंगे वो भी आपको बताते रहेंगे। नई पीढ़ी के लिए संघ का क्या संदेश है, क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? जितेश जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, क्योंकि नई पीढ़ी जो है, अब आप देखते हैं कि नई पीढ़ी में रुझान किस प्रकार का है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि नई पीढ़ी को पंच परिवर्तन से जुड़ना चाहिए, क्योंकि यदि वो पंच परिवर्तन से नहीं जुड़ेंगे तो वो राष्ट्र से नहीं जुड़ पाएंगे। दूसरा, उनको यदि संस्कारित करना है, उनमें संस्कार लाना है, देशभक्ति लानी है, तो उनको शाखा में अवश्य भेजना चाहिए। मैं तो अभिभावकों से भी निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को आप शाखा में भेजिए, वो संस्कारित होंगे और देश, हमारे राष्ट्र के संस्कारवान नागरिक बनेंगे। ऐसा मैं तो युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि वो पंच परिवर्तन से जुड़े और शाखा में जाना शुरू करें, तो मैं सोचता हूँ कि संस्कारित युवा हमारे देश को मिलेंगे। राजस्थान में संघ कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? क्योंकि स्थापना तो 1925 में होगी। राजस्थान में संघ कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन से ऐसे प्रचारक थे जिनकी राजस्थान में संघ स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी? जितेश जी, 1941 में परम पूज्य गुरुजी जो हमारे सरसंघ चालक थे, गोलवलकर जी। हाँ, गोलवलकर जी, जिनको अपन गोलवलकर जी पाके में हम गुरुजी, श्री गुरुजी कहते हैं, उन्होंने राजस्थान के बारे में विचार किया। राजस्थान के बारे में विचार किया तो 1941 में विश्वनाथ जी लिमय एक युवा थे, लगभग 28-30 साल के युवा थे। उनको उन्होंने राजस्थान भेजा, एक एड्रेस दिया, उनको पता दिया कि आप अजमेर जाइए और वहाँ जो है एक शारदा जी थे, तो उन शारदा जी का मतलब एड्रेस दिया और शारदा जी का एड्रेस दे करके आप उनके पास चले जाइए। बड़ी ठिठुर में, क्योंकि उस समय साधन कम ही थे, तो यात्रा, उन्होंने अजमेर की यात्रा की और महाराष्ट्र चल करके आए। महाराष्ट्र चल करके आकर के कैसे जैसे अजमेर पहुँचे, भरी ठंड में, रात को गाड़ी पहुँची, तो उन्होंने रात को भरी ठंड में एक दुकान की सिगड़ी के सामने पूरी रात निकाली। अच्छा। और फिर 28 साल का युवा, और फिर धीरे सुबह हुआ तो सुबह पूछते पूछते शारदा जी के घर पहुंचे। जैसे ही शारदा जी को उन्होंने गुरु जी का जो लिखा हुआ पत्र था वो दिया, देने के बाद शारदा जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के साथ उनका बड़ा आदर किया। आदर करके उन्होंने स्नान वगैरह कराया, भोजन कराया और अपनी हवेली का, उनकी अच्छी हवेली थी, अपनी हवेली का एक कमरा उनको रहने के लिए दे दिया। वो कमरा ही उस समय हमारा प्रथम, राजस्थान में प्रथम संघ कार्यालय बना। किस जगह था ये जो है वो क्या नाम है, चंद्र हवे, उनका अजमेर में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उस मोहल्ले का नाम, मैं थोड़ा स्मरण नहीं आ रहा है, तो शारदा जी के नाम से वो प्रसिद्ध है अभी। अच्छा। हाँ, तो वो हवेली है वहाँ, वो हवेली है, अभी भी है, और वो ही हमारा विधिवत संघ कार्यालय बना प्रथम बार में। उसके बाद में लिमय जी ने शाखा प्रारंभ करनी थी, केवल रहने के लिए थोड़ी आए थे, तो उन्होंने जो वहाँ अखाड़े चलते थे, आर्यवीर दल का अखाड़ा चलता था, उस आर्यवीर दल के अखाड़े में गए, आना सागर के पास में चलता था, तो आना सागर पर वहाँ जा कर के उन्होंने अखाड़े के पास में ही चंद्रगढ़ के नाम से वहाँ शाखा स्थापित कर दी। धीरे धीरे उन्होंने 7-8-10 दिन महीने भर बाद में वहाँ शाखा प्रारंभ कर दी। इस प्रकार से राजस्थान में शाखा का प्रारंभ हम यदि कहें तो 1941 से मान सकते हैं। आपका संघ प्रवेश, जो शाखा में आप पहली बार गए, क्या संघ प्रवेश था? आपने कैसे संघ से आप जुड़े, क्या आपकी इस तरह का? जितेश जी, मैं भी 10वीं कक्षा में पढ़ता था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? और मैं जो शेखावाटी क्षेत्र है, झुंझुनू जिला है, झुंझुनू जिले में उदयपुर वाटी एक तहसील है, उस तहसील में एक मनकसास गांव है, वहाँ का मेरा जन्म है। और मैं वहाँ जन्म लेने के बाद में मैं पढ़ने गया था, और पढ़ने के साथ में जैसे ही मैं एक विद्यालय में, उस विद्यालय का नाम था मंडावरा,
तो वहाँ से मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा 1972 में देने के लिए उदयपुर वाटी गया। उदयपुर वाटी गया तो उदयपुर वाटी में चूंकि उस समय देखिए कि जितनी सी ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती थी, तो सब जगह ये स्थिति थी, दूर दूर सेंटर थे। आज तो सेंटर एक गांव में होता है। तो वहाँ एक जसवंत सिंह जी थे, अध्यापक थे, और वो संघ के बड़े दृढ़ कार्यकर्ता थे। तो उनको पहले हमको पता नहीं था कि संघ क्या कार्य करता है, लेकिन उन्होंने किसी ने कहा कि एक अध्यापक थे हमारे गांव के, उन्होंने कहा कि जस जी बाबा जी कहते थे उनको, उनके यहाँ एक बैठक में हम 4-5 लोगों को उनको रख दिया, हम परीक्षा देने रुक गए। अब बाबा जी ने कहा कि भाई सारे दिन में पढ़ते रहोगे या शाम को जा करके थोड़ा खेल करके आओ, देखो तुमको याद ज्यादा रहेगा। तो उस दिन मेरे को याद है कि वो 16 मार्च 1972 का दिन था, मेरे को आज भी वो याद है। और एक माउंडिया भवन में एक शाखा लगती थी। उस समय शाखा का पता नहीं था, हम तो खेलने गए थे। तो वहां जाकर के उन्होंने जो है एक चित्र सा लगा हुआ था, और वहां जाकर के हम खेला खाली करे, घोड़ा कबड्डी खेला, वो खेला, आनंद आने लगा। तो फिर हमने सोचा कि यार ये तो बढ़िया काम है। और फिर वास्तव में हम परीक्षा भी ठीक प्रकार से दे के आए, और फिर गांव आने लगे। तो वो परीक्षा लगभग 13 दिन परीक्षा चली। 13 दिन परीक्षा चलने के बाद में जब आने लगे तो बाबा जी ने कहा भाई देखो अब तुम खेलना शुरू कर दिया ना, तो अपने अपने गांव में ये खेलना शुरू रखना। तो हमने कहा बाबा जी रखेंगे। तो हम अपने गांव में आ गए, मैं और मेरे चाचा का लड़का, और एक सोनी परिवार में था, मेरा मित्र ही था वो। हम 3 लड़के वहां से परीक्षा दे करके गांव में आए। गांव में कहा कि यार कहाँ जगह है, तो एक जगह पर हमने थोड़ा सा जगह पड़ी थी, खाली पड़ी थी उस समय। तो आज को तो गांव में अतिक्रमण हो गया, जगह ही नहीं है, लेकिन उस समय खूब खाली जगह पड़ी थी। वहां हमने पत्थर वत्थर साफ कर करा करके भाई यहाँ अपन खेला करेंगे। धीरे धीरे हमारी टोली बन गई। वो टोली बनते बनते पहले दिन तो हम 3 ही थे, फिर उसके बाद में 3 से 4 हो गई, 5 से 6, 6, 7, 8, ऐसे बढ़ती बढ़ती संख्या हमारी 20-22 की संख्या हो गई। इस प्रकार से हमने अपने गांव में भी शाखा प्रारंभ कर दी। वो जुड़ने के बाद में फिर मेरे को इस संघ में, तब मेरे को बाद में मेरे को पता चला कि ये क्या है। क्योंकि 11वीं में आ गया, 12वीं में, फर्स्ट ईयर में आया। फर्स्ट ईयर में जब मैं आया पढ़ने कॉलेज में, तब मेरे को पता चला कि ये संघ की शाखा है। फर्स्ट ईयर में पता चला? हाँ। तो इसलिए फिर मेरे को ऐसा अनुभव, सब बोले कि आप नेकर पहन लो, ये कर लो, नेकर ले आओ। तो हमने नेकर भी सिला लिया। तो फिर नीम का थाना में भी फिर हमने थोड़ा थोड़ा शाखा में जाने लगे। ऐसे मेरा शाखा का प्रारंभ हुआ। उसके बाद में जब हम फिर 77 में इमरजेंसी लग गई, 75 में इमरजेंसी लग गई, तो मैं पढ़ने के लिए जयपुर आ गया, राजस्थान विश्वविद्यालय में। राजस्थान विश्वविद्यालय में आया तो यहाँ क्योंकि वो पहले तो हॉस्टल में एडमिशन लिया, जैसे ही इमरजेंसी लगी तो हाबाताबी बची। हमको पता नहीं था ये क्या हो गया। तो साहब निकलो यहाँ से, सारे हॉस्टल खाली करा दिए यूनिवर्सिटी के। हाँ, हॉस्टल खाली करके मैंने यार कहाँ जाए, मेरे एक मित्र और था साथ में, तो कहाँ जाए यार। तो एक हमारे कोई परिचित थे जो एजी ऑफिस में काम करते थे, बोलो। तो उन्होंने कहा कि बोले चिंता मत करो, मेरे क्वार्टर में आ जाओ। एक कमरा उन्होंने हमको दे दिया और हम वहाँ रहने लग गए। अब हम जब गए तो वो सुबह पहले वो भी नेकर पहन करके नीचे जाने लगे। तो मैं देखते रहा, मेरे को ये भी वही है। तो मैंने कहा भाई साहब, उनको वर्मा जी आप भी शाखा में जा रहे हो? बोले हाँ। तो मैं भी चलूँगा। तो मैंने कहा, मेरे मित्र को कहा, मैं गया यार तू भी आ जा। अब ये पता नहीं था कि इमरजेंसी लग रही है, इसमें मतलब इस प्रकार का कांड हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा नेकर तो निकाल देते हैं और पजामा बुशर्ट में चलते हैं। पजामा बुशर्ट में गए। एजी कॉलोनी में संरक्षित कॉलोनी थी, वो राजकीय कॉलोनी थी, इसलिए वहाँ कोई छापा छुपा होता नहीं था। इसलिए हम हेज बनी हुई थी, उसके बैठ करके 10 लोग थे उस समय, मेरे समेत 10 लोग थे। वो बैठे बैठे हम तालीबाजी या मतलब इस प्रकार से कर रहे थे, खेल कर रहे थे या व्यायाम सब सुख समय से बैठे बैठे कर रहे थे। इतनी देर में तो भागो ही। तो भागो ही तो वो हमने देखा कि पुलिस आ रही। तो फिर वो हेज से मेरे से कूदा नहीं गया, ना उससे कूदा गया। हमको जब पकड़ लिया बुद्धि, पकड़ करके लाए यहाँ इस थाने में। यहाँ ये जो गांधीनगर थाना है, यहाँ देखा तो थाना भरा पड़ा था, लोगों से भरा पड़ा, और लोगों को किसी को ये देते हैं, किसी को देते। तो हमने सोचा कि यार ये तो काम गड़बड़ हो गया, ये तो अपना लाइफ खराब हो गई। मेरा मित्र बोला कि तेरे साथ में जाकर के मेरी लाइफ खराब हो गई। लेकिन शाम को वो थानादार हमारे गांव का ही था, उधर का। तो उसने बोली सुन करके उसने कहा कहाँ से आए हो? मैंने कहा नीम का थाना से। तो उन्होंने कहा यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा भाई कि साहब हम तो मतलब चाल रहे थे, घूम रहे थे, ये पता नहीं पुलिस वाले पकड़ लाए हमको। शाखा में गए थे। मैंने कहा हम तो नहीं जानते शाखा क्या होती है। उसने कहा जाओ पीछे से।
वो उसने हमको पीछे से निकाल दिया। ऐसा एक प्रकरण हम मेरे ध्यान में आता है। उसके बाद में फिर मेरी नौकरी लगी। नौकरी लगने के बाद में फिर मैं फिर शाखा में शुरू हो गया। संघ में जुड़े रहे आप? हाँ, मैं संघ में हमेशा जुड़ा। तो विपरीत विचार की सरकार रही तो परेशान तो बहुत किया। हाँ, मेरे को जैसे ही मेरी 1977 में पोस्टिंग हो, 78 में मेरी पोस्टिंग हो गई थी एज ए प्रोफेसर, आरआर कॉलेज में हुई। तो उस आरआर कॉलेज में जैसे हम पास में फ्रेंड्स कॉलोनी थी, उसमें एक शाखा लगती थी, उसमें जाने लग गए। तो पता नहीं, हमको तो पता ही नहीं चला कि जुलाई आया तो मेरा ट्रांसफ़र बांदीकुई कर दिया। तो मैंने सोचा कि यार बांदीकुई क्यों किया, हम कहा तो कोई समझ में नहीं आई बात। फिर बांदीकुई जहाँ मैं था तो वहाँ संघ का काम पड़ा था, तो वहाँ भी हम जाने लगे। तो वहाँ मैं 5-6 साल रहा, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में वहाँ से भी मेरा ट्रांसफ़र हो गया, भरतपुर हो गया, फिर धौलपुर हो गया, फिर डीग हो गया। तो इस सरकारी नौकरी में कितने ट्रांसफर हो गए आपके? मेरे 17 ट्रांसफ़र हुए। अच्छा। हाँ, मैंने 36.5 साल की नौकरी करी, जिसमें 17 ट्रांसफ़र हुए। मतलब आधे ट्रांसफर हो गए, 36 के 17, 17 दूनी 34, आधे ट्रांसफर हो गए। हाँ, ऐसे एक साल में मतलब आपके 2 साल में एक ट्रांसफर हुआ? हाँ, कई बार नहीं। ये क्या हुआ कि जितेश जी, मैं 1990 से लेकर के 1998 तक 8 साल मेरा कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। कई बार तो मेरे एक साल में 3-3 ट्रांसफर हुई। अच्छा। हाँ, ऐसे मिलकर के सब। घर वाले नहीं बोलते थे कि कभी धर्मपत्नी ने बोला हो कि आपके इतने ट्रांसफर हो रहे हैं, आप संघ से जुड़े हुए इस कारण से हो रहे हैं? नहीं, घर वालों को तो ये था ही नहीं कि भाई ये क्या किस लिए हो रहे हैं, कि भाई ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो पता नहीं गवर्नमेंट नहीं है, अपने जानकार लोग नहीं है इसलिए ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो उनको पता ही नहीं था कि संघ के कारण से होते हैं कि शाखा के कारण से होते हैं, किसके कारण से होते हैं। तो शाखा के कारण से होते थे ना? वैसे तो होते तो संघ शाखा के कारण से होते थे कि नेकर वाला। अब जैसे मैं आपको जितेश एक और मज़ेदार बात बताऊँ आपको कि मैं वहाँ डूंगरपुर गया। मेरा ट्रांसफ़र 2009 में डूंगरपुर हुआ। गहलोत जी की सरकार थी। तो जैसे ही मैं नेकर पहन करके शाखा में जा रहा था, तो वहाँ के एमएलए साहब ने देखा, किसी को ने जाके कहा कि ये तो आरएसएस का आदमी आ गया यहाँ। तो वो एमएलए साहब आए एक दिन मेरे पास कॉलेज में। तो प्रिंसिपल साहब से बोले कि आपके यहाँ कोई आरएसएस का आदमी आया है? तो प्रिंसिपल साहब ने कहा, साहब हमारे यहाँ तो कोई आरएसएस का ये परिचय होता नहीं है, पता नहीं, मतलब यहाँ तो प्रोफेसर आते हैं, सरकारी नौकरी में आते हैं, अब देख लो इनमें कौन है, पता नहीं। संयोग बोलो, देखो कोई आरएसएस में जाने नहीं चाहिए, आपका प्रोफेसर, नहीं तो आपका ट्रांसफर करा दूँ। प्रिंसिपल साहब ने कहा, जी मेरा तो कभी भी करा दो, मैं तो बोले कोटा का आदमी हूँ, डूंगरपुर पढ़ा हूँ, तो बोले कभी भी करा दो, लेकिन मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ूंगा। अब क्या होता है कि 1 महीने बाद में प्रिंसिपल साहब का प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होने के बाद में वो सीनियर मोस्ट में ही था, तो मेरे को प्रिंसिपल का भी चार्ज मिल गया। अब वो जैसे ही प्रिंसिपल का चार्ज मिला तो उनको जाकर के एमएलए साहब को किसी ने अच्छी तरह से ठोक के भर दिया, ये आदमी है शाखा वाला। तो उसको पता चल गया, तो मेरे को बार बार कहता था आप शाखा में नहीं जाओगे। फिर मैंने कहा, देखो एमएलए साहब, मैं कॉलेज में रहता हूँ सरकारी नौकरी के रूप से, और कॉलेज छोड़ने के बाद में मेरी स्वतंत्र इच्छा है, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनय करता हूँ कि मेरी प्राइवेट लाइफ में डिस्टर्ब नहीं करें। और ट्रांसफ़र कराएंगे तो अब मैं तो बहुत दूर का आदमी हूँ, आगे तो मुझको गुजरात आ जाएगा, इससे आगे कहाँ भेजोगे? फिर भी कराया आपका? नहीं, उन्होंने नहीं कराया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि वो एमपी थे, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ताराचंद भगोरा, कांग्रेस से उन्होंने फिर मेरा ट्रांसफ़र कराया। हालांकि मैंने काम अच्छा किया वहाँ एज ए प्रिंसिपल, मैंने खूब अच्छा कॉलेज को डेवलप किया, काफ़ी क्लासें भी ठीक प्रकार से लगवाई, और मेरा कार्यकाल रहा तो 1 साल का ही एज ए प्रिंसिपल, तो लेकिन वहाँ ठीक काम किया। तो महावीर जी, आपके बारे में मुझे कहते हैं लोग कि आप बड़ा प्रवास करते हैं, क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख जब से बने तो आप घूमते रहते हैं, जयपुर में तो दिखाई नहीं देते आसपास पूरा। देखो जितेश जी, ये आपके प्रवास की आदत पड़ गई ना, बार बार ट्रांसफर हो रहे थे तो प्रवास की आदत। तो जब आदमी घुमंतु बन जाता तो घुमंतु रहता हूँ, क्योंकि मेरे को तो सरकार ने भी घुमाया, यार अब मैं घूम ही रहा हूँ। मैं 2015 में सेवानिवृत्त हुआ, उसके बाद मैंने तो जो है मतलब प्रवास का ही मैंने कोई काम, मैंने कहा इससे ट्रांसफर में अब लड़खड़ाए नहीं, मतलब विचार नहीं छोड़ा? नहीं, विचार नहीं छोड़ा, मैंने कभी विचार नहीं छोड़ा। मैं कभी ऐसा भी मेरे मन में ये भी नहीं आया कि कुछ नुकसान हो रहा है कि लाभ हो रहा है। मैंने एक व्रत लिया था जब मैं प्रथम वर्ष करके गया, तो उस समय क्या प्रतिज्ञा प्रथम वर्ष में ही हो जाती थी, द्वितीय वर्ष नहीं, आजकल तो द्वितीय वर्ष में होती। प्रथम वर्ष में जब मैंने प्रतिज्ञा की तो मेरे मन में आ गया था कि मुझे इस व्रत को आजन्म पालन करना है, चाहे कोई परिस्थिति आए।
इसलिए मैंने पालन किया, मैं उससे हटा नहीं बिल्कुल भी। कौन से संघ के तृतीय वर्ष? हाँ, मैंने तृतीय वर्ष कर लिया संघ का। ओटी। हाँ, प्रथम वर्ष के या द्वितीय वर्ष कौन के सी जिम्मेदारियों पे हैं आप? मैं प्रारंभ में तो गठ नायक से चला। मेरे गांव में तो मैं मुख्य शिक्षक था। जब मैंने प्रारंभ में शाखा लगाई तब मुख्य शिक्षक में ही था। उसके बाद में मैं जैसे जैसे स्थान बदले, वहाँ कहीं गठ नायक भी रहा, कहीं मुख्य शिक्षक भी रहा। ऐसे आखिरी में जब मैं कोटपुतली जैसे घूमते घूमते कोटपुतली पहुँच गया तो वहाँ से मैं नगर कार्यवाह बना, फिर नगर प्रचार प्रमुख भी रहा, नहीं नगर संपर्क प्रमुख भी रहा। फिर उसके बाद में तहसील कार्यवाह रहा, तहसील कार्यवाह के बाद में सह जिला कार्यवाह हुआ, फिर जिला कार्यवाह हुआ, फिर विभाग में मैं बौद्धिक प्रमुख बना, विभाग बौद्धिक प्रमुख बना। फिर उसके बाद में विभाग प्रचार प्रमुख बना। विभाग प्रचार प्रमुख के बाद में मेरा सह प्रांत प्रचार प्रमुख के रूप में जो है वो दायित्व तय हो गया। फिर सह प्रांत प्रचार प्रमुख के बाद में प्रांत प्रचार प्रमुख और उसके बाद में क्षेत्र प्रचार प्रमुख। तो मैंने जब मैं जिला कार्यवाह था उस समय मेरे जो प्रवास होते थे वो मेरे प्रवास, मेरी छुट्टियों का ज़्यादातर उपयोग मैंने संघ के लिए किया और सभी मैं निवासी प्रवास करता था। मेरी आदत उस समय से ही पड़ गई, इसलिए आज भी मैं निवासी प्रवास ही करता हूँ। यूँ नहीं कि गया वहाँ से चल करके आ गया। धर्मपत्नी डांटती नहीं कि अब तो चलो? धर्मपत्नी तो क्या है कि उसको ये आदत हो गई, बस वो एक काम कहती है, वो ये कहती है कि जब भी आप यहाँ से जाओगे, जिस स्थान पर पहुंचोगे मेरे को फोन करोगे कि मैं यहाँ पहुंच गया। अच्छा। इस व्रत का मैं पालन करता हूँ। मैं तुरंत उसको कहता हूँ कि मैडम मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। इसलिए वो खुश रहती है फिर। और जैसे ही स्थान बदलता है, क्यों दूसरे दिन तो दूसरे स्थान पर जाना है प्रवासी को, तो मैं फिर कह देता हूँ अब यहाँ आ गया हूँ। ठीक है जी। अब जैसे आज सुबह बात करी तो बोले कब आओगे, तो मैंने कहा मैं आज नहीं आऊँगा, कल आऊँगा। तो देखिए महावीर जी से हमने बात की। देखिए राष्ट्र सेवा के लिए किस तरह से महावीर जी ने बताया कि परिवार को भी सब कुछ छोड़कर और राष्ट्र सेवा के लिए लगातार जुटे हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद भी पूरे क्षेत्र में, राजस्थान जो इलाका है, जो संघ दृष्टि से क्षेत्र कहते हैं, तीनों प्रांतों में प्रवास करते हैं, लगातार संघ का कार्य कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? संघ के प्रचार प्रमुख हमारे साथ हैं, क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख महावीर कुमावत जी। आप इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।